अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस सेट में सेट नंबर 33 में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप क्विक रिप्लाई चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरी दूसरी सीरीज को भी देखना चाहते हैं जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक साइंस एनसीईआरटी सीरीज है, उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी यहीं मिलेगा। अगर आप मेरी हिस्ट्री की सीरीज को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको यहीं मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस सीरीज का पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो सवाल है ये HSSC ने 2016 में पूछा था। तो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है विच इज फुल ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी से भरपूर है और वो सिंथेसाइज होता है रेस्पिरेशन। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि रेस्पिरेशन के दौरान सिंथेसाइज होता है, बनता है और जो फुल ऑफ एनर्जी है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो पायरुवेट है, क्या वो लैक्टिक एसिड है, क्या वो एडीपी है या वो एटीपी है। तो ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो अब आप ये देखिए इस सवाल की खास बात क्या है। इस सवाल की खास बात यह है कि ये जो चारों के चारों इसके अंदर प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये चारों के चारों ही कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड है। एरोबिक से या एनारोबिक से प्रोड्यूस ही उसी टाइम पर हो रहे हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है वो मॉलिक्यूल जो कब सिंथेसाइज हुआ, रेस्पिरेशन के दौरान सिंथेसाइज हुआ और जो एनर्जी से भरपूर था, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्होंने डिफिकल्टी लेवल जो है वो क्वेश्चन का थोड़ा सा बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ाया? इन्होंने प्रोसेस सेम उठा लिया, उसी से जुड़े हुए सारे सिमिलर मॉलिक्यूल्स को उठा लिया। अब इसको सवाल को जवाब देने में उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जिनको इस प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता नहीं है। जिन्होंने सिर्फ सुपरफिशियल रट्टा मारा है उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन हमने अपने एनसीईआरटी सीरीज में ये क्वेश्चन को किया था। तो इसका जवाब वही है। ओके, इसका जवाब एटीपी है। तो इसका जो जवाब था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आप देख लीजिए जो एनर्जी है, जब एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन कैप्चर्ड बाय द एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल एटीपी। तो एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है? जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा उस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। अब जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या क्रिएट होता है? एटीपी क्रिएट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा। ये रिएक्शन को हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं रेस्पिरेशन के दौरान। जो एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है जो सेल में मिलता है, सभी सेल्स में। एटीपी कैप्चर्स ड्यूरिंग एनर्जी ऑब्टेन बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। ये जो ग्लूकोज जो है जिसका ब्रेकडाउन हो रहा है वो कहाँ से आता है? वो फूड मॉलिक्यूल से आता है। अगर आप रिएक्शन देखते हैं तो हम इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते थे, इस रिएक्शन को जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर अल्टीमेटली क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था और एटीपी रिलीज हो रहे थे। तो क्या हो रहा था? देखिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लाइकोलाइसिस, जिससे पायरुवेट निकला। पायरुवेट जो होता है, अगर पायरुवेट बन रहा है तो एटीपीज बन रहे हैं। क्रैब्स साइकिल इसको हमने बोला था। तो इसका जो जवाब था वो एटीपी था और कुछ नहीं। तो सेकेंड जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है एक्सक्रीशनल यूनिट्स इन ह्यूमन। HSSC ने अगेन 2016 में ये सवाल पूछा था। इसमें इसने ये पूछा था कि ह्यूमन बींग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी बेसिक यूनिट बताओ, एक्सक्रीशनल यूनिट, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अगेन इन्होंने देखिए डिफिकल्टी लेवल इन्होंने किस तरीके से बढ़ाया है इस एग्जाम में। यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, नेफ्रेडिया, न्यूरॉन्स, कितने कंफ्यूजिंग नाम डाल दिए इन्होंने। अगर आपने उस स्ट्रक्चर को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। नेफ्रॉन है कि न्यूरॉन है कि नेफ्रेडिया है कि यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा को भी हम उसके स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर में। नेफ्रॉन को भी पढ़ते हैं। नेफ्रेडियाज क्या होते हैं? आप न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये जो सवाल है इसका डिफिकल्टी लेवल इन्होंने सिमिलर राइमिंग वर्ड्स को उठा के बना दिया। उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा जिन्होंने सुपरफिशियल पढ़ाई की है। उन लोगों को तो ये सवाल आता होगा जिन्होंने एनसीईआरटी सीरीज को पूरा फॉलो किया, वो लोग ये वाले जवाब को दे सकते हैं। तो बताइए इसका जवाब क्या है? यूरेथ्रा है या इसका नेफ्रॉन है या न्यूरॉन है या नेफ्रेडिया है? तो आप सही सोच रहे हैं, इसका जवाब है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स होते हैं। तो अगर हम देखते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, अगर हम ये डायग्राम देखेंगे, ये जो हमारी किडनी का क्रॉस सेक्शन है, ये मेडुला है। हर एक मेडुला के अंदर छोटे 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 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। जो नेफ्रॉन होते हैं अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके अंदर एक ग्लोमेरुलस होता है, ट्यूब्यूल होती है और ये डक्ट्स होती है। इसको मैंने अपनी एनसीईआरटी सीरीज में भी काफ़ी डिटेल में आपको बताया था।
इसका जवाब नेफ्रॉन है। तो जो हमारी यूनिट है, फंक्शनल यूनिट किडनी की, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो एक किडनी के अंदर 10 लाख जो होते हैं, 1 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास 2 किडनीज होती हैं, तो हमारे पास कम से कम 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट है किडनी का। वो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन हो रही है। हमारा ब्लड जो फिल्टर होता है उसके अंदर से जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में वाटर चला जाएगा तो हमें हाइपरटेंशन भी हो सकती है। तो ये क्या करती हैं किडनीज होम्योस्टेसिस मेंटेन करती हैं, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है, और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी, मतलब उसके अंदर कितना सोडियम पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, वो सारे का सारा मेंटेन करने का काम होता है किडनी का। और किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स, जो कि ब्लड में फिल्ट्रेशन का काम करती है। आसान सवाल, बहुत अच्छा सवाल। जो प्रिंसिपल टास्क होता है नेफ्रॉन की पॉपुलेशन का, ये इसका काम होता है होम्योस्टेसिस मेंटेन करना। तो ये कैसे करता है? 3 काम करता है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फिल्टर करता है ब्लड को, फिर रीअब्जॉर्ब करता है जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, और सिक्रीशन, कुछ मॉलिक्यूल्स का सिक्रीशन कर देता है। वो हमने जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हमने ये बात डिस्कस की थी। अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है, वो आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल में, नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन। जो सूरज है हमारे यहाँ, जो हमें अर्थ को, हमारे पूरे सोलर सिस्टम को जो एनर्जी दे रहा है, उसके अंदर जो एनर्जी बन रही है, उस प्रोसेस का नाम बताइए। उसके अंदर कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। हमने बात किया था, बार बार हमने इसके बारे में बात किया है कि जो हमारी अर्थ पे जो पूरा एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? सन से ही हमको एनर्जी मिल रही है। तो इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि सन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। वो न्यूक्लियर फिजन से प्रोड्यूस हो रही है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से प्रोड्यूस हो रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी है, या वो थर्मल एनर्जी है। वो किस तरीके की एनर्जी है, उस प्रोसेस का नाम पूछा आपसे जा रहा है। वो फ्यूजन प्रोसेस है, वो फिजन प्रोसेस है, वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है, या थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए आप सोच के। आसान सवाल है, हमारे एनसीईआरटी में हम हमेशा पढ़ते आए हैं। तो इसका जवाब जो है, मैंने आपको जब यूरेनियम के बारे में आपको पढ़ा रही थी, जब न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, फिजन के बारे में हमने पढ़ा था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, तब हमने बात किया था। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, वो फ्यूज होके दूसरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स। कौन से 2 मॉलिक्यूल्स फ्यूज हो रहे हैं? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स फ्यूज हो रहे हैं। हाइड्रोजन मिलके क्या बनता है? हीलियम का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा? हाई प्रेशर और टेम्परेचर में सन के कोर में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई फ्यूज करके हीलियम बना रहे हैं। और फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है? रेडिएंट एनर्जी इज रिलीज। सो सोलर रेडिएशन इज ऑफन कॉल्ड सोलर रिसोर्स और जस्ट सनलाइट। तो कैसे बन रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से बन रही है। तो 2 एटम्स मिलके फ्यूज हो जाते हैं। जो सन का जो कोर है वो किससे बना हुआ है? वो हाइड्रोजन से बना हुआ है एंड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम। हाइड्रोजन से हीलियम का कन्वर्जन हो रहा है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो इसके अंदर जो रेशियो है, ये हमने रेशियो के बारे में भी पढ़ा था इसके अंदर, कि हाइड्रोजन और हीलियम का क्या रेशियो है सन के अंदर, कोर के अंदर। आप याद करिए। ओके, इसका जवाब जो है आप खुद ढूंढिए। मैंने पहले वाले सेट्स में आपके साथ डिस्कस किया है। जो सन है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कन्फाइन रखता है पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को एंड वर्क विद द हाई टेम्परेचर दैट कॉजेज द न्यूक्लियाई टू मूव अराउंड फ्यूरियसली। तो वो कोलाइड करते हैं एट हाई स्पीड और नेचुरल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड फ्यूज टू फॉर्म हैवियर हीलियम। जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सन का जो कोर है उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज के हाइड्रोजन एटम रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर है और वो टकरा के एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और एनर्जी निकलती रहती है। तो कहने का ये मतलब है कि हाइड्रोजन फ्यूज हो के हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक दिन जरूर ऐसी स्टेज आएगी जब वो सारा का सारा हाइड्रोजन एग्जॉस्ट हो जाएगा। सोचिएगा इस बारे में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। सिरका का केमिकल नाम क्या है? एनसीईआरटी का सवाल। अगेन सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी से ही थे अब तक। एसिटिक एसिड कहा जाता है, कार्बोलिक एसिड कहा जाता है, हाइड्रोलिक एसिड कहा जाता है, या नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। देखिए, जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं
या जब भी मैं क्वेश्चन के सेट्स आपको करा रही हूँ तो मैं आपको हमेशा बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं उनका क्या कॉमन नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिरका किसको कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, ये सारे के सारे जो है आपको मैं हमेशा चार्ट में देती रहती हूँ। तो अब इसका बताइए आप, विनेगर को क्या कहा जाता है? विनेगर किस एसिड को कहते हैं हम? कार्बोलिक एसिड को कहते हैं, एसिटिक को कहते हैं, हाइड्रोलिक को कहते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक को कहते हैं, या नाइट्रिक को कहते हैं, ये बताइए आप। तो इसका सही जवाब है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है उसको कहा जाता है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिए, CH3COOH, ये एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअल में इसका नाम है इथेनोइक एसिड। ये इथेनोइक ग्रुप जो है वो इसके साथ नोइक ओइक ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है, इथेनोइक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है ये डाइल्यूट होता है अप्रॉक्सीमेटली 5% बाय वॉल्यूम। सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, जो डाइल्यूट जो एसिड होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? फर्मेंटेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम सिरका कहते हैं। सिरका कैसे बनता है? सिरका अलग अलग तरीके के और जो अलग अलग तरीके के जो कंपाउंड्स हैं उनको फर्मेंट के लिए आप डाल दो तो सिरका बन जाता है। जैसे कि लोग सेब का सिरका बनाते हैं, है ना, अच्छी क्वालिटी का सिरका माना जाता है। तो सॉल्ट, ईस्टर और एसिलाल ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एसीटेट। तो विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड है, जिसको हम डायरेक्टली एज ए कॉन्डिमेंट एंड इज पिकलिंग ऑफ वेजिटेबल्स, सिरके के अंदर हम अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स डाल देते हैं जिससे उनकी पिकलिंग हो जाती है। तो विनेगर जो होता है मोर डाइल्यूट 4 to 8% होता है, उसे हम यूज करते हैं कमर्शियल फूड पिकलिंग के लिए भी यूज करते हैं, एंड ये बहुत तरीके से यूज किया जाता है। तो इसका नाम है एसिटिक एसिड। आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। ये वाला चार्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप जरूर से रट लेना। इसमें आपको बताया गया है सैंड जो होती है उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, मतलब कुछ कॉमन नेम और उसके केमिकल नेम और उसका फॉर्मूला दिया गया है। सैंड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, केन शुगर, लाइम, विनेगर, लाफिंग गैस, ग्रेन अल्कोहल, बैटरी एसिड, स्टमक एसिड, इन सब के बारे में इसमें दिया गया है। जरूर आप रिविजन के टाइम पे याद कर लीजिए इसको। अगला सवाल जो है वो आपसे केरला PCS में 2017 में पूछा गया सवाल है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कन्वर्ट करता है साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में। साउंड से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्जन हो जाती है किस इंस्ट्रूमेंट में? क्या वो लाउड स्पीकर में होती है, क्या वो स्टेथोस्कोप में होती है, वो मेगाफोन में होती है, या माइक्रोफोन में होती है? लाउड स्पीकर में क्या होता है, स्टेथोस्कोप में क्या होता है, मेगाफोन में क्या होता है, माइक्रोफोन में क्या होता है? मतलब ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे साउंड से इलेक्ट्रिक में कन्वर्जन हो रही है, उस इंस्ट्रूमेंट का आप नाम बताइए। लाउड स्पीकर में क्या हो रहा है, आपने आवाज दी, कोई एक इंस्ट्रूमेंट लगा, आपकी आवाज एनहांस होकर बाहर आ रही है, तो क्या साउंड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है? नो, नहीं, लाउड स्पीकर तो रूल आउट हो गया। स्टेथोस्कोप में क्या हो रहा है, आपने एक डिवाइस लिया, आपने अपने दिल पे लगाया उसको और कान पे लगाया और आपको सुनाई दे गया साउंड, तो क्या हुआ? क्या जो साउंड आ रही थी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर आपके कान में गई? नो। मेगाफोन, माइक्रोफोन, तो इसका सही जवाब है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है वो डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों टेक्निक्स को यूज करता है, आइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको कन्वर्ट करता है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो जब साउंड वेव आती है तो डायाफ्राम जो होता है मैग्नेटिक माइक्रोफोन का वो वाइब्रेट करता है, जिससे क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट में और वो कॉइल जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देंगी, मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। नॉइज जो होती है कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बाय सुटेबल ट्रांसड्यूसर। जो वाइब्रेशंस होती हैं क्रिएटेड बाय नॉइज कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, माइक्रोफोन में जो टेक्निक यूज हो रही है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। साउंड एनर्जी आती है, नॉइज आती है, जिसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, राइट। ये देखिए साउंड एनर्जी आ रही है, यहाँ पे कॉइल्स लगे हुए हैं, ये डायाफ्राम आया, उसने वाइब्रेट किया, कॉइल से वाइब्रेशन हुआ, परमानेंट यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है और इलेक्ट्रिक सिग्नल में मैंने आपको बताया था, या तो आप मैग्नेट्स लगा दो, मैग्नेट्स को आप रोटेट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट में हो जाएगा। सेम इलेक्ट्रिसिटी की दो कॉइल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालोगे तो वो नीचे बीच में रखा हुआ पार्टिकल मैग्नेट बन जाएगा। दोनों वैसा वर्सा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेट जो है वाइब्रेट कर रहा है और मैग्नेट के वाइब्रेट करने से क्या कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। अगर हम बात करें अपने कान के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर हम अपने कान के अंदर बात करें तो हमारे कान में क्या हो रहा है, हमारे कान में भी यही हो रहा है।
जो हमारे ईयर होते हैं वो साउंड वेव को अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारी नर्व्स लेके जाती है और हमारे ब्रेन के पास लेके जाती है और हमारा ब्रेन जो है सुन पाता है। क्या होता है, हियरिंग में ईयर जो होते हैं कन्वर्ट कर देते हैं वाइब्रेशन साउंड को हमारी इलेक्ट्रिक सिग्नल में एंड कॉज नर्व इम्पल्स टू बी सेंड टू ब्रेन वाया वेयर दे आर इंटरप्रेटेड एज साउंड। उसके बाद वो साउंड के फॉर्म में हमें सुनाई देते हैं। तो जो ईयर हैज 3 मेन पार्ट्स, आउटर, मिडल एंड इनर ईयर, ये आप जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है मतलब इतना इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे जो कान हैं वो भी उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये आपको समझना जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात इसमें हो रही है। अगला जो सवाल है इस सीरीज का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ टीथ। हमारे दांतों की स्टडी से रिलेटेड जो साइंस है उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको बायोलॉजी कहते हैं, क्या हम उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं, या इकोलॉजी कहते हैं, या ओडोंटोलॉजी कहते हैं? अब ये सवाल कहाँ से आया? ऑब्वियसली एनसीईआरटी से आया। बायोलॉजी क्या होता है? बायो मीन्स जिंदा जो चीजें हैं, लॉजी मीन्स स्टडी। तो जो जिंदा चीजें हैं उनकी स्टडी को हमने कहा बायोलॉजी। टेक्सोनॉमी क्या है? मतलब उनको क्लासिफाई करना, टेक्सोनॉमी। इकोलॉजी क्या है? इकोसिस्टम की स्टडी। ओडोंटोलॉजी क्या है? दांतों की स्टडी। तो इसका जवाब है ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ। ओडोंटोलॉजी है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ development, abnormalities of teeth. Taxonomy is the science naming, describing and classifying the organism. Biology is derived from the Greek word bios. और जो ecology क्या होती है? ecosystem की study, study of the organism and how they interact with the environment, उसको ecosystem कहते हैं और ecosystem की study को ecology कहते हैं। अच्छा सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल, इस तरीके के सवाल जरूर आ सकते हैं आपके एग्जाम में भी, पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे। अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। अब जैसे आपने देखा होगा हम सबकी आंखों का अलग अलग रंग होता है। किसी की आंखों का रंग काला है, किसी की आंखों का रंग ब्राउन है, किसी की आंखें नीली हैं। अलग अलग तरीके की आंखें हैं, अलग अलग शेड्स की आंखें। किसी की आंखें बिल्कुल काली हैं, किसी की आंखें ब्राउन ब्राउन है, डार्क ब्राउन, किसी की आंखें लाइट ब्राउन, किसी की आंखें ब्लूइश। तो वो जो पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कलर ऑफ द आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, किस जगह पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है कि जिसकी वजह से आंखों का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग दिखाई देता है। तो ये जो सवाल का जवाब है अगेन एनसीईआरटी से मिलता है आपको। एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा था, तब मैंने आपको डिटेल में सारा बताया था। कॉर्निया कौन से पार्ट को कहते हैं, आइरिस किसको कहते हैं, प्यूपिल किसको कहते हैं, रेटिना किसको कहते हैं। जिस किसी ने तो वो क्लास अटेंड किया है उसको तो पता है, ठीक है। कॉर्निया है या आइरिस है या प्यूपिल है या रेटिना है, बताइए कहाँ पे कलर प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमको आंखों का रंग अलग अलग दिखाई देता है। देखिए रेटिना है, रेटिना के बारे में हमने क्या पढ़ा था, रेटिना पर इमेज बनती है, वो अंदर की तरफ था, हमने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा था, यहाँ पे था तो उधर तो होगा नहीं। क्या वो कॉर्निया है, क्या वो आइरिस है, क्या वो प्यूपिल है? हाँ, आंसर तो यहीं से आएगा, बताइए। तो इस सवाल का जवाब है आइरिस। तो आई कलर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट एंड क्वांटिटी ऑफ मेलानिन इन फ्रंट ऑफ लेयर्स ऑफ आइरिस। जो आइरिस की लेयर है उसके ऊपर जो कलर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ये ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे आइरिस होती है, ये जो अंदर वाला जो गोला है ब्लैक कलर का ये प्यूपिल है, ये आइरिस है, और अंदर जो सबसे पीछे था ये था रेटिना, ठीक है। तो आइरिस इज द कलर्ड पार्ट, कॉर्निया, एंड कॉर्निया अ क्लियर डोम ऑफ द आइरिस। प्यूपिल इज द ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग ऑफ द आइरिस that lets light inside. स्क्लीरा जो होता है वाइट ऑफ योर आईज। तो ये जो है ये स्क्लीरा है, ये स्क्लीरा है, ये जो ब्लैक वाला है ये प्यूपिल है, और जो कॉर्निया जो होता है क्लियर डोम ओवर द आइरिस, जो आइरिस के ऊपर एक जो होता है क्लियर ये होता है कॉर्निया। तो एक्चुअल में ये आइरिस होती है जो ये वाला पोर्शन है जिसका कलर जो है अलग अलग होता है, और अलग अलग होने की वजह से हमको पिगमेंट्स उस पे होते हैं, उसकी वजह से हमें दिखाई देता है। कलर्ड पार्ट ऑफ आई विच हेल्प्स रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइटनिंग इन द आई, वो आइरिस होती है। व्हेन देयर इज ए ब्राइट लाइट द आइरिस क्लोज द प्यूपिल टू लेट लेस लाइट। जब ज़्यादा लाइट हो जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा लाइट हो जाएगी तो ये जो आइरिस है ये कॉर्निया को, ये सॉरी प्यूपिल को छोटा कर देगी, और जब कम लाइट हो जाएगी तो इसको बड़ा कर देगी, इसके कॉन्ट्रैक्शन से वो बड़ा फैल जाएगी। तो ये सारा जो है बात हमने अपने स्ट्रक्चर ऑफ आई में भी पढ़ा था। तो आइरिस इज द पार्ट ऑफ द आई जिसके ऊपर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके की आंखें दिखाई देती है। ये इसमें दिखाया गया है, द आइरिस रिलैक्स इन द ब्राइट लाइट, द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट इन द डिम लाइट।
आइरिस जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिम लाइट और कॉर्निया बड़ा हो जाए, वो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, आइरिस जो है रिलैक्स हो जाएगी और प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाएगा। ये इसमें दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द आई वेरी इंपॉर्टेंट, इससे जुड़े हुए सवाल हमेशा पूछे जाते रहे हैं पीसीएस में, तो ये सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल जो है वो केरला पीसीएस में 2018 में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ। देखिए एनसीईआरटी के ये वाला जो टॉपिक्स है ना, जिसमें केमिकल के कॉमन नेम दिए गए हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ रट लो उसको। फिर से वही सवाल है, केरला पीसीएस ने पूछा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किसका केमिकल नेम है, कास्टिक सोडा का, कॉस्टिक पोटाश का, मिल्क ऑफ लाइम का, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। बताइए। एनसीईआरटी का सीधा सवाल, आसान सवाल, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत आसान है। बताइए क्या है इसका जवाब। तो इसका जवाब है मिल्क ऑफ लाइम। यू आर राइट। तो मिल्क ऑफ लाइम क्या होता है? मिल्क ऑफ लाइम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेट लाइम इन द वाटर। जब लाइम वाटर होता है या मिल्क ऑफ लाइम इज द कॉमन नेम फॉर सैचुरेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaOH2। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है। वन प्रोसेस स्टेप ऑफ द अमोनियम सोडा प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, लाइम मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटिंग्विशिंग क्विक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर। उससे फिर लाइम मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है, लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब वाटर ऐड करते हैं, CaO के अंदर जब वाटर ऐड किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में जब वाटर डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। द टर्म इज बेस्ड ऑन मिनरल सेंस ऑफ लाइम रादर देन फ्रूट सेंस ऑफ लाइम। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो केरला पीसीएस में 2016 में पूछा गया सवाल है। व्हाट इज द पिगमेंट विच हेल्प्स एनिमल टू सी इन डिम लाइट। जो कम रोशनी में हमें देख पाते हैं, एनिमल्स भी देख पाते हैं, हम लोग भी जब देख पाते हैं, तो वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? क्या वो हीमोग्लोबिन की वजह से है, क्या रोडोप्सिन की वजह से, क्या फोटोप्सिन की वजह से, या क्रोमेटिन की वजह से है? बताइए। एनसीईआरटी का सवाल। देखिए हीमोग्लोबिन तो हो नहीं सकता, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन जो होता है प्लांट्स को कलर देगा। फोटोप्सिन हो सकता है, रोडोप्सिन हो सकता है, क्या होता है इसके अंदर? बताइए। तो इसका जवाब जो है एनसीईआरटी में जब हम लोग पढ़ रहे थे आंख के स्ट्रक्चर के बारे में, साइट के बारे में, तब हमने पढ़ा था। तो इसका जवाब है रोडोप्सिन ए। तो रोडोप्सिन जो है वो बायोलॉजिकल पिगमेंट है जो हमारे रॉड्स में मिलता है। हमारे जो रेटिना होते हैं उस पर दो तरीके की सेल्स होती है, मैंने आपको बताया था, रॉड्स एंड कोन्स। जो रॉड्स होती हैं वो हमें अंधेरे में देखने में काम आती है, डार्क में, और कॉन्स जो होती हैं हमें तेज रोशनी में देखने में काम आती है। आपने देखा होगा कुछ लोग अंधेरे में तो अच्छे से देख पाते हैं लेकिन रोशनी में नहीं देख पाते, कुछ लोग रोशनी में अच्छे से देख पाते हैं, अंधेरे में नहीं देख पाते, कुछ लोग बैलेंस देख पाते हैं, राइट। तो जो अंधेरे में अच्छे से देख पाता है उसके पास रॉड्स ज़्यादा हैं, जो रोशनी में बहुत अच्छे से देख पाता है उसके पास कॉन्स ज़्यादा है, और वैसा वर्सा, ठीक है। तो रोडोप्सिन इज द, रॉड्स के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम रोडोप्सिन कहते हैं, जो हमें अंधेरे में देखने में मदद करता है। ये एक तरीके का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। रोडोप्सिन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइट एंड दस लो विजन में भी हम देख पाते हैं। तो रोडोप्सिन क्या है? इज फाउंड इन स्पेशलाइज्ड लाइट रिसेप्टर कॉल्ड रॉड्स। तो एज ए पार्ट ऑफ लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट बैक ऑफ द आई, रॉड्स प्रोवाइड विजन इन लो लाइट। तो लो लाइट में हमें विजन दिखाई दे रहा है, उसको हम कह रहे हैं रॉड्स या फिर रोडोप्सिन। अच्छा सवाल। तो रोडोप्सिन जो है एक तरीके का विजुअल पिगमेंट है, रॉड फोटोरिसेप्टर सेल्स में मिलता है। एनिमल रोडोप्सिन, माइक्रोबियल रोडोप्सिन, इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल जो है आपको सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड के बारे में बताइए। तो हमने जब पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, तब मैंने आपको बताया था अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स के बारे में, बार बार मैंने आपको चार्ट्स बना के भी दिखाया था। तो मैंने आपको उसमें बताया था हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, एड्रीनल का क्या फंक्शन है, एंडोक्राइन का क्या फंक्शन है। तो पिट्यूटरी क्या कर रही थी? पिट्यूटरी तो भाई मास्टर ग्लैंड, हमने उसको वो सबको डायरेक्शन दे रही थी अलग अलग ऑर्गन्स को कि भाई तुम अपने अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करो। पिट्यूटरी के ऊपर बैठा था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो था पिट्यूटरी को सिग्नल देता था कि पिट्यूटरी अपने हार्मोन रिलीज करो। पिट्यूटरी फर्दर सारी ग्लैंड्स को बता देती थी आप अपना हार्मोन सिक्रीट करो। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट थी? किडनीज के ऊपर प्रेजेंट थी। एंडोक्राइन ग्लैंड तो एंडोक्राइन ग्लैंड ही होते हैं। तो एनसीईआरटी का सवाल है ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है, ये पूछा जा रहा है। अब मैंने थोड़ी देर में पहले हमने पढ़ा था कि जो किडनीज होती हैं वो क्या काम कर रही हैं? किडनीज जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रही हैं,
मतलब ब्लड को फिल्टर कर रही हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करता है जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो एड्रिनल प्रोड्यूस hormones that help regulate your metabolism, immune system, blood pressure, response to stress and other important function। तो एड्रिनल ग्लैंड का बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड ये सारे हार्मोन्स रिलीज करती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो फंक्शन करते रहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, कॉर्टेक्स है और मेड्यूला है उसका। तो अलग अलग हार्मोन्स वो रिलीज करती है। एंड्रोजन्स रिलीज करती है, एल्डोस्टेरॉन रिलीज करती है, कॉर्टिसोल रिलीज करती है। ये सारे हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ाया था, आप वहां से देख सकते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो नोन है सुप्रारेनल ग्लैंड्स, क्योंकि वो हमारी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है इसलिए इनको हमने सुप्रारेनल ग्लैंड्स भी कहा था। ये अलग अलग तरीके के स्टेरॉयडल हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज करती है और मिनरलोस्टेरॉइड्स को रिलीज करती हैं और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को भी रिलीज करती हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है। तो कॉर्टेक्स से क्या क्या रिलीज हो रहा है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन्स, पेप्टाइड, ये सब अलग अलग हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। सो दिस वाज द सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस। अलग अलग तरीके के 10 सवाल थे, तरह तरह की चीजें पूछी गई थी। कुछ किडनी से रिलेटेड सवाल थे, कुछ केमिस्ट्री के सवाल थे। तो बायो प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स तीनों तरीके के मिक्सचर सवाल आपने देखे। यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग तरीके के पीसीएस एग्जाम कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपने ये देखा कि किस तरीके से आपका प्रिपरेशन लेवल एनसीईआरटी पढ़ने से ही सिर्फ आप जो है इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपने ये देखा कि किस तरीके से आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर ही इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। तो यही मेरी इस सीरीज का पर्पस है कि आपको ये समझ में आए कि हमारी बेसिक बुक्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को पढ़ के हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हाई लेवल पर ले जा सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आपको इससे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। पढ़ते रहें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।